हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में मैथ चल रही है और मैथ में हमारा चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.1 का परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का क्रम क्या होता है, किसी आव्यूह में जो अवयव होते हैं उनका स्थान कैसे ज्ञात किया जाता है। और इसी थ्योरी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें से देखे थे। आज उसी इंट्रोडक्शन को, उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे आव्यूह के प्रकार, और आव्यूह के प्रकार के बाद हम प्रश्नावली 3.1 के जो बाकी के क्वेश्चन है वो करेंगे आज। तो आप लोग अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन वगैरह के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का हमारा पार्ट प्रश्नावली 3.1 के परिचय में। तो देखिए बच्चों, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। जो हमने पिछले वाले लेक्चर में जो चीजें देखी थी, तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोई भी जो आव्यूह होता है उसमें या तो हम कोई संख्याएं या फंक्शंस यानी कि फलन हम रख सकते हैं। जो आव्यूह होता है उसमें कुछ स्तंभ होते हैं और कुछ जो है उसके अंदर पंक्तियां होती है। ठीक है, जैसे कोई आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो मैंने बताया था आपको पंक्तियां होती है जिन्हें हम रो के द्वारा दर्शाते हैं, और पहली पंक्ति को R1, दूसरी को R2, तीसरी को R3, और ऐसे ही जितनी भी पंक्तियां होंगी ये कहां तक चलती जाती है, Rn तक। इसी प्रकार कॉलम यानी कि स्तंभ होते हैं जिन्हें हम C1, C2, C3 और जितने भी स्तंभ होंगे कहां तक जाएंगे, Cn तक। ये हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आव्यूह होता है उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है। तो क्रम मैंने आपको बताया था, उसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है इनटू उसमें जो स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की भी 3 है, तो इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 3। लेकिन ध्यान रखना, ये वास्तव में गुणा करके इसको 9 नहीं लिखना है, ये सिर्फ दर्शाने का तरीका है। 3 क्रॉस 3 क्रॉस की तरह लेना है, इसको गुणा के चिन्ह की तरह नहीं लेना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अवयव होते हैं अगर आपको उनकी संख्या ज्ञात करनी है, ये तो हमारा हो गया क्रम। अगर किसी आव्यूह का क्रम दर्शाना है तो 3 इंटू 3, बट उसमें अगर अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो फिर पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करके जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसके अंदर अवयवों की संख्या होगी। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी पंक्ति की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर दो तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, अवयवों की संख्या ज्ञात करने का तरीका था, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई अवयव जो होता है किसी आव्यूह में उसका स्थान कैसे ज्ञात करते हैं, या उसका पता कैसे बताओगे कि भैया ये जो अवयव है इसका पता क्या है, या इस पते पे कौन सा अवयव है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो जैसे 6 का स्थान ज्ञात करना है तो 6 जो है दूसरी रो में तीसरे नंबर के कॉलम पे आ रहा है, तो अवयव को तो दर्शाते हैं ए से। दूसरी रो में तो पहले रो का स्थान जो रो है वो लिख दो, और फिर कॉलम का जो है, कॉलम कौन सा है 3, तो फिर कॉलम की संख्या लिख दो। तो A 2 3 इसका स्थान हो गया। 1 का स्थान याद करना है तो पहली रो में और पहले कॉलम में है तो A11 लिख दो। 5 का स्थान याद करना है दूसरी रो में दूसरे कॉलम में है तो A22 लिख दो। बात आ गई समझ में। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्थान। इसका जनरल मैंने बताया था AIJ के द्वारा दर्शाते हैं स्थान को। किसके द्वारा दर्शाते हैं, AIJ के द्वारा। उसके बाद हमने एक छोटा सा उदाहरण भी लिया था गणित के अंदर, या एक क्लास में अलग अलग बच्चों ने जो है अंक प्राप्त किए थे अलग अलग क्लासेस में, उसको कैसे दर्शाना है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। ये क्रम कहलाता है। जैसे इसका क्रम क्या होगा, 2 इंटू 3, ये इस आव्यूह का क्रम होगा, क्योंकि रो तो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो यहां तक हमारा हो गया था। अब हम इसके आगे का देखते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों, इसी में कंटिन्यू करते हुए आव्यूहों के प्रकार। तो चलिए आव्यूहों के प्रकार देख लेते हैं अब। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा कैमरे को मैं एडजस्ट कर देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आव्यूह के प्रकार। और जो आव्यूह के प्रकार है उसमें हमारा जो फर्स्ट जो प्रकार आएगा आव्यूह का, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं हम आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और इसमें जो हमारा फर्स्ट जो प्रकार है वह है पंक्ति आव्यूह। ये बिल्कुल सिंपल से टाइप्स हैं इसके, तो इसे हम फटाफट देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। पंक्ति आव्यूह यानी कि अगर इसका नाम से ही पता लग रहा है, पंक्ति आव्यूह का मतलब है रो मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। अब पंक्ति आव्यूह नाम से ही पता लग रहा है। पंक्ति आव्यूह का मतलब वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो,
समझ में आ रही बात? जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। सिर्फ केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम की इसमें कोई वो नहीं है कि कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पर पंक्ति एक ही होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? तो पंक्ति केवल एक होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो पंक्ति एक होने का क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं कोई यहाँ पे मैट्रिक्स लिखूं, ए बराबर 1 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि रो जो है वो एक ही है, रो 1, सेकेंड रो है ही नहीं, तो जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक है। परिभाषा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपकी बुक में अवेलेबल है परिभाषा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे जो है आपको परिभाषा दिखा सकूं। तो पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सामान्य तरीके से इसको निरूपित कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसका सामान्य निरूपण देख लेते हैं, सामान्य तरीके से इसको कैसे निरूपित करेंगे। तो सामान्य तरीके से इसको निरूपित करने के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे? एक तो ए आई जे के रूप में है, समझ में आ गई बात? ए आई जे के रूप में होगा। और ए आई जे में देखो इसका क्रम अगर मैं लिखूं तो पंक्ति तो एक ही रहेगी। वैसे क्रम को मैं m इंटू एन द्वारा दर्शाता हूं, जहां m क्या होती है? पंक्तियों की संख्या, और n क्या होती है? स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ तो यहाँ कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, पर पंक्ति एक ही रहेगी। तो पंक्ति का तो मान फिक्स हो गया 1, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, आगे आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो किसी पंक्ति आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है। अगर किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति है तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसको सामान्य रूप से अगर आपको निरूपित करने के लिए पूछ ले, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, किसी पंक्ति आव्यूह को किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो ए आई जे, ये तो हो गया इसका एलिमेंट कि इसका अवयव कैसे दर्शाएंगे हम? अवयव ऐसे दर्शाएंगे, इस अवयव पर इसका क्रम क्या होगा? हमेशा ही 1 इंटू एन, क्योंकि पंक्ति हमेशा एक ही रहेगी इसमें। चलिए सेकंड जो बच्चा हमारा प्रकार है, जो सेकंड प्रकार है हमारा, वो है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब जैसे पंक्ति आव्यूह था, तो पंक्ति आव्यूह मतलब केवल एक पंक्ति हो। तो स्तंभ आव्यूह क्या होगा? देखो स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह का क्या मतलब है? स्तंभ आव्यूह का क्या मतलब है? स्तंभ आव्यूह का मतलब है कॉलम मैट्रिक्स, और इसका भी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, स्तंभ आव्यूह है तो मतलब केवल इसमें क्या होगा? एक स्तंभ होगा। पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, पर स्तंभ केवल एक होगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लिया मैंने, 1 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4 5, और आगे रो कितनी भी बढ़ सकती है, बट कॉलम एक ही होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसको अगर साधारण रूप से निरूपित करें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, साधारण निरूपण। साधारण निरूपण क्या होगा इसका? वही ए आई जे के रूप में, तो इसके अवयवों को दर्शाएंगे। और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा m इंटू 1। ऑर्डर क्या होगा इसका मैट्रिक्स का? m इंटू 1, क्योंकि पंक्तियों की संख्या तो m होगी, वो कितनी भी हो सकती है, इसलिए मैंने उसको एक अचर राशि माना है, क्योंकि फिक्स नहीं है वो, सॉरी चर राशि माना है क्योंकि फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है पंक्तियों का मान तो। बट एक चीज निश्चित है कि कॉलम जो है वो एक ही रहेगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्तंभ आव्यूह, और ये इसका साधारण निरूपण। बहुत इजी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, सिंपल सी, तो इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट देख रहे हैं। अब हम देखते हैं शून्य आव्यूह। यानी कि जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह देते हैं या नल मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसको क्या इसमें जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई भी आव्यूह ले लो, 0 0 0 0, मतलब सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अशून्य एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो वो जो आपका आव्यूह बन के आएगा या निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? जीरो या शून्य आव्यूह, शून्य मैट्रिक्स
या जीरो मैट्रिक्स। बात आ गई बच्चों समझ में? ठीक है, इसमें आपको इसका ना तो कोई रो फिक्स है ना कॉलम फिक्स है, तो अगर इसको साधारण रूप से आप दर्शाना चाहो तो इस तरह से दर्शा सकते हो, ए आई जे एम इंटू एन, या तो यू दर्शा लो। और वैसे नॉर्मली इसको जो है ओ के द्वारा दर्शाया जाता है, बड़े ओ के द्वारा। ठीक है, जहां बड़ा ओ लग गया किसी मैट्रिक्स के आगे, ठीक है, तो या फिर मान लो वो सिर्फ आपको कह रहा है कि भैया ओ एक मैट्रिक्स है, अब आपको वो नहीं बोल रहा है शून्य मैट्रिक्स है, तो आप समझ जाना कि ओ की बात कर रहा है, ओ से दर्शा रहा है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, शून्य आव्यूह की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रकार की मैट्रिक्स हमने देखी है, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद हम आगे की मैट्रिक्स देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपकी जो बुक में जो क्रम दिया हुआ है और मैं जो यहाँ पे जिस क्रम में लिख रहा हूँ, चीजें सारी कवर होगी बट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जो चीज पहले समझने की है उसे मैं पहले लिख रहा हूँ, जो चीज बाद में समझने की है उसे मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह आपकी बुक में दिया हुआ है, बट वर्ग आव्यूह से पहले अगर आप आयत आव्यूह समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो आपको वर्ग आव्यूह समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। वैसे कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, पर फिर भी एक बार हम आयत आव्यूह समझ लेते हैं। आयत आव्यूह का मतलब है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी आव्यूह में, यदि, यहां मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि आपकी शायद बुक में दिया हुआ नहीं है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं हो स्तंभों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं हो स्तंभों की संख्या के, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत आव्यूह, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? जैसे आप कहोगे बोले सर ये पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर कब हो सकती है, वो हम नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली, 2 3 4 1 5 6 3 7 9, ऐसी कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने। यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर अगर मैं निकालूं, इसका क्रम मैं निकालूं, तो क्रम क्या निकल के आएगा, पंक्तियां कितनी है 3 और कॉलम भी कितने हैं 3। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, m जो है वो n के बराबर है। अगर m n के बराबर है, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, तो फिर वो आयत आव्यूह नहीं होगा। आयत आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए था, m n के बराबर नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करो, या तो एक कॉलम गायब कर दो। अब देखो रो तो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो यहाँ पे m n के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, आयत आव्यूह है। तो आयत आव्यूह बेसिकली क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो। और अगर इसको साधारण निरूपण करें अपन, तो क्या होगा, ए आई जे इसके अवयव को दर्शा रहा है, अवयव को तो ए आई जे के द्वारा दर्शाएंगे, और इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन। और जहां एक विशेष स्थिति का ध्यान रखना है, क्या, जहां m जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, n के, m जो है वो n के बराबर नहीं होना चाहिए, ये मेन बात है इसमें। ठीक है, अगर ये स्थिति पूरी हो रही है तो फिर ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा, आयत आव्यूह। और अगर m n के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो वो हम अब अगले वाले प्रकार में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला वाला देखते हैं, अगला प्रकार। अब देखिए बच्चों, जो हमारा 5th टाइप है वो है वर्ग आव्यूह, जो आपकी बुक में 4th नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो आयत मैट्रिक्स का उल्टा। आयत मैट्रिक्स में क्या था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वर्ग आव्यूह में क्या होगा, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स को दर्शाने का तरीका
ए आई जे, ये तो चलो पहले उदाहरण ले लेता हूं मैं। ए बराबर, अभी मैंने लिया था वैसे एक उदाहरण, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? यहाँ रो तो 2 है और कॉलम 3 है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती क्योंकि पंक्तियां 2 ही है और कॉलम 3 है, जबकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें एक और रो डाल देता हूं मैं, 7 8 9। अब रो भी 3 हो गई और कॉलम भी 3 हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, और ये क्या बन जाएगी? एक वर्ग आव्यूह। देखो बच्चों, वर्ग आव्यूह जो है आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित काफी चीजें हम आगे अभी देखेंगे। तो वर्ग आव्यूह को ध्यान से समझ लेना। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे ये वाला एक उदाहरण लिया मैंने, और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये एक आव्यूह लिया मैंने, ये कितने बाई कितने का है? 2 इंटू 2 का है, ठीक है, ये 2 बाय 2 का है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो m जो है वो किसके बराबर है? n के। तो चलिए इसको साधारण रूप से निरूपित अगर मैं करना चाहूं तो इसका निरूपण कैसे होगा? तो इसके प्रत्येक अवयव को तो आप a i j के द्वारा दर्शाओगे और इसके ऑर्डर को दर्शाओगे m इंटू n द्वारा। जहां सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां m किसके बराबर होना चाहिए? n के। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। आ गई बात समझ में? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला, तो हमारा अगला प्रकार। अब देखिए बच्चों, अगला प्रकार देखने से पहले अभी जो हमने देखा वर्ग आव्यूह, उसके हम विकर्ण अवयव देख लेते हैं कि किसी आव्यूह के, किसी वर्ग आव्यूह के देखते हैं हम, क्योंकि वर्ग आव्यूह ही काम आएगा अभी हमारे। तो वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयव क्या होते हैं, या मुख्य विकर्ण अवयव क्या होते हैं? इसे विकर्ण अवयव भी कह देते हैं, या यहाँ पे आप मुख्य भी लिख सकते हो, मुख्य विकर्ण अवयव, ठीक है। तो वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊं, पहली बात तो कौन सी होनी चाहिए? वर्ग आव्यूह की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी। आप कहोगे सर ये क्या बार बार में गिनती लिख देते हो? तो ये बेटा सिर्फ मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, संख्या कोई भी हो सकती है, कोई प्राकृत संख्या भी हो सकती है, कोई जो है समिश्र संख्या भी हो सकती है, कोई फलन भी हो सकता है। बट अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ उदाहरण लेना है मुझे, इसलिए मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं आपको लिख के, ठीक है। तो मान लो ये वर्ग आव्यूह है। अब इसका मुख्य विकर्ण अवयव कौन से होंगे, या इसके मुख्य विकर्ण पर आने वाले अवयव कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो 1 5 और 9, ये जो तिरछी लाइन बन रही है, ये जो है इसके क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव। समझ में आ गई बात? ठीक है। देखो, मुख्य विकर्ण के अवयवों की मैं बात करूं तो मुख्य विकर्ण के अवयवों की एक खास प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी वो देखो। जैसे इस अवयव की बात करूं, यहाँ पे कितनी रो है? 1 2 3। यहाँ कितने कॉलम है? 1 2 3। अब इस अवयव की बात करूं तो 1 का स्थान क्या होगा? 1 का स्थान कैसे निकालोगे आप? तो एक पहली रो के पहला कॉलम, तो 1 जो है वो क्या है? A11, रो भी पहली और कॉलम भी पहला। 2 5 का स्थान क्या होगा? दूसरी रो में दूसरा कॉलम, तो A22। 9 का स्थान क्या होगा? तीसरी रो में तीसरा कॉलम, A33। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? आप ये देख पा रहे हैं कि देखो I और J दोनों का मान समान आ रहा है। I 1 है तो J भी 1 है, I 2 है तो J भी 2 है, I 3 है तो J भी 3 है। आ रही है बात समझ में? इसका क्या मतलब है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं उसमें I किसके बराबर होता है? J के। जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, जितने भी मुख्य विकर्ण के अवयव लोगे आप या विकर्ण के अवयव लोगे, उसमें हमेशा I किसके बराबर होगा? J के। बट फिर वही बात आती है किसमें? वर्ग आव्यूह में। वर्ग आव्यूह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको? तो वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे उसमें हमेशा उनके अंदर I का मान किसके बराबर आएगा? J के। यही इसकी पहचान है, ठीक है। अगर वो आपको बोल दे, कोई अवयव दे दे कि भैया A I J एक अवयव है जिसमें I J के बराबर है,
तो आप बताइए क्या ये मुख्य विकर्ण का अवयव है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आई किसके बराबर है? जे के बराबर है। ठीक है, और आगे भी मैं चलता जाऊंगा तो A44, A55, A66 आई हमेशा जे के बराबर ही आएगा। जो आई का मान होगा वही जे का मान होगा। ठीक है, और अगर मान लो आई मुख्य विकर्ण के अवयव होते क्या हैं, वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव होते क्या हैं, ये मैंने कोई आपको आव्यूह का प्रकार नहीं बताया है, ये सिर्फ मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि किसी वर्ग आव्यूह के, वापस बोल रहा हूं, वर्ग आव्यूह का ध्यान रखना, किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? ये होते हैं डायगोनल पे जो आते हैं, विकर्ण पे जो आते हैं, और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आई का मान किसके बराबर होता है? जे के बराबर। क्यों होता है हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो अगर आई का मान जे के बराबर है तो हमें क्या होगा? मुख्य विकर्ण अवयव प्राप्त होंगे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट है आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो आगे के जो आव्यूह दिए हुए हैं, अगर आप आपकी बुक में देखोगे 5वें नंबर से जो आव्यूह दिए हुए हैं पेज नंबर 46 पे, 5वें नंबर पे विकर्ण आव्यूह दिया हुआ है, फिर आगे अदिश वगैरह दिया हुआ है। तो ये जो अब आव्यूह हम पढ़ रहे हैं, अब जो हम आव्यूह पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी आव्यूह कहीं ना कहीं वर्ग आव्यूह में ही आते हैं। किसमें आते हैं? वर्ग आव्यूह में। तो अब जो हम आव्यूह पढ़ रहे हैं, आपकी किताब में इस तरह से अलग से नहीं बताया, लेकिन एक समझने के लिए, अब जो हम आगे आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, अब जो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो सभी वर्ग आव्यूह में आएंगे। तो मैं कह सकता हूं अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अब तक हम आव्यूह के प्रकार देखे हमने, उसमें हमने अलग अलग प्रकार के आव्यूह देखे, जिसमें हमने एक वर्ग आव्यूह भी देखा। अब हम वर्ग आव्यूह के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो आगे के जो जितने भी आव्यूह हैं वो सब वर्ग आव्यूह के प्रकार हैं, और उसमें जो पहले नंबर का जो हमारा प्रकार है वह है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो देखो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। किताब में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं कि होता क्या है। जैसे मान लो एक मैंने आव्यूह लिया, एक तो पहली बात तो ये किसके प्रकार है? वर्ग आव्यूह के। तो अब जितने भी आप आव्यूह पढ़ोगे वो सब एक तो क्या होने चाहिए? वर्ग आव्यूह होने चाहिए। मैं बार बार अब आपको ये चीज नहीं बताऊंगा कि वर्ग आव्यूह है, आपको ध्यान रखना है कि वर्ग आव्यूह के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। तो विकर्ण आव्यूह सबसे पहले क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह का होना जरूरी है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, उसके बाद हम विकर्ण आव्यूह के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई वर्ग आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक वर्ग आव्यूह है, बट ये विकर्ण आव्यूह नहीं है। विकर्ण आव्यूह बनाना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से जो बिना विकर्ण वाले अवयव हैं उन सबको जीरो करना पड़ेगा। तो ये भी जीरो, 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 मतलब वह वर्ग आव्यूह, पहली बात तो वर्ग आव्यूह है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हो गए, अभी मैंने आपको बताया था मुख्य विकर्ण के अवयव यही होते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो वर्ग आव्यूह हो गया, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनके अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शून्य। तो वह क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य जो विकर्ण है उसके अवयवों के अतिरिक्त जितने भी अवयव बच रहे हैं वो सब क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो देखो बाकी सब शून्य है, सिर्फ जो मुख्य आपका जो विकर्ण है, जो सिर्फ मुख्य विकर्ण है, उसी पे आव्यूह आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मान लो इसको मैं दर्शाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो ए आई जे होगा यहाँ पे, मतलब कोई अगर अवयव है तो वो या तो क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। अब अगर वो जीरो के बराबर नहीं है, अगर जीरो के बराबर नहीं है तो मतलब वो क्या है? वो एक मुख्य विकर्ण का अवयव है। कोई अवयव, कोई भी अवयव ए आई जे कोई भी हो सकता है इनमें से, ए आई जे अगर कोई अवयव है और अगर वो जीरो नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है तो वो क्या है? मुख्य विकर्ण का अवयव है। तो ऐसा कब होगा? कोई भी अवयव मुख्य विकर्ण का अवयव कब होता है? जब आई किसके बराबर होता है? जे के।
तो ए आई जे जीरो कब नहीं होगा? जब आई जे के बराबर होगा। मतलब जो अवयव है वो किसका अवयव है? मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्य विकर्ण के अवयव में आई का मान जे के बराबर होता है। A11, A22, A33, आई जो है वही जे है। तो ए आई जे जीरो कब नहीं होता है किसी विकर्ण आव्यूह में? जीरो तो तब नहीं होता है, जीरो के बराबर तो तब नहीं होगा जब वो मुख्य विकर्ण का आव्यूह होगा। और अगर मुख्य विकर्ण का आव्यूह होगा तो आई का मान जे के बराबर होगा। और अगर मान लो ए आई जे जीरो के बराबर है तो इसका मतलब फिर वो मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है, वो कोई और अवयव है, ये जो बाकी के अवयव हैं। तो इन अवयवों में आई का मान जे के बराबर नहीं हो सकता जब आई किसके बराबर नहीं हो? जे के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो विकर्ण अवयव क्या होता है? जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी अवयव हैं वो सब क्या होने चाहिए? शून्य। तो ए आई जे अगर कोई अवयव है और वो शून्य नहीं है तो वो मुख्य विकर्ण का अवयव है, और मुख्य विकर्ण का अवयव है तो आई किसके बराबर होगा? जे के। और अगर ए आई जे शून्य है, ये बाकी के लिए जो शून्य है, तो इसका मतलब फिर वो मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है, और मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है तो आई जे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आई जे के बराबर तभी होता है जब मुख्य विकर्ण का अवयव होता है। अगर आई जे के बराबर नहीं है तो वो फिर कोई अन्य विकर्ण है, और वो कोई अन्य अवयव है, और वो क्या होगा? शून्य होगा। ए आई जे क्या होगा? शून्य। ठीक है बच्चों, ये बेसिक सी एक चीज थी जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप का, अब हम ध्यान रखना वर्ग आव्यूह के प्रकार ही देखेंगे। अब पहले उसमें हमने क्या देखा? विकर्ण आव्यूह देखा, जो कि पहले सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए। और फिर अगर उसमें भी किसी वर्ग आव्यूह में भी सिर्फ विकर्णों के जो अवयव हैं उनको छोड़ दो तो बाकी सब अगर जीरो हैं, या विकर्ण जो मुख्य विकर्ण के अवयव है उनको छोड़ के बाकी सब अवयव अगर जीरो हैं तो फिर वो विकर्ण आव्यूह भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका जो हम देखेंगे सेकंड टाइप जो देखेंगे वर्ग आव्यूह के प्रकार में। आप अगर आपने नोट नहीं किया है तो बैक लेके इसको नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को। सेकंड जो हम प्रकार देखेंगे वह है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह का मतलब, अदिश आप समझते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अदिश को एक सदिश होता है, एक अदिश होता है, तो अदिश को हम बोलते हैं स्केलर, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अदिश को हम क्या बोलते हैं? स्केलर। ठीक है बच्चों, अब अदिश आव्यूह के अंदर ध्यान रखना दो चीजें होनी चाहिए। एक तो वो वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए, पहली चीज तो वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए वो, और वर्ग आव्यूह होने के साथ साथ वो विकर्ण आव्यूह भी होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? विकर्ण आव्यूह। तो दो चीजें होंगी, पहले तो वर्ग आव्यूह, उसके बाद वो विकर्ण आव्यूह भी होगा, तब हम फिर अदिश आव्यूह के बारे में जानकारी लेंगे। तो अदिश आव्यूह में ये दो चीजें आनी चाहिए पहले तो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या कहती है। तो वह विकर्ण आव्यूह, अब देखो उसने बोला वह विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह तो होगा ही होगा, हम पहले पढ़ के आए हैं। तो वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाता है। अतः अदिश आव्यूह जो है उसको हम दर्शाएंगे कैसे, पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5। सबसे पहले वर्ग आव्यूह है क्या? बिल्कुल है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, 3 ही पंक्तियां हैं 3 ही स्तंभ है, तो 3/3 का ये मैट्रिक्स है, n का मान बराबर है, तो वर्ग आव्यूह हो गया। विकर्ण आव्यूह है क्या? मुख्य विकर्ण को छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या है? शून्य है, तो यह विकर्ण आव्यूह भी है। अब जो बात आती है वो आती है कि विकर्ण आव्यूह है और विकर्ण आव्यूह में भी जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव समान हैं। ठीक है, एक तो विकर्ण आव्यूह है और उसने भी विकर्ण आव्यूह में भी जो विकर्ण आव्यूह के जितने भी अवयव हैं वो सब भी समान है। देखो विकर्ण आव्यूह में सिर्फ क्या आ रहा है? 5 5 5। तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सा अवयव कहलाएगा? अदिश आव्यूह। तो सबसे पहली बात, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स इक्वल हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वह कहलाएगा आपका अदिश अवयव। बात आ गई समझ में, बात आ गई आप लोगों के समझ में, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम देख लेते हैं कि निरूपित कैसे करेंगे साधारण रूप में। तो साधारण निरूपण जो है बच्चों इसका, या निरूपित कैसे करेंगे इसको, तो इसको निरूपित करना है आपको स्केलर मैट्रिक्स को या विकर्ण आव्यूह को। तो देखो कैसे करोगे आप कि अगर ए आई जे क्या है यहां, ए आई जे मतलब हम बात कर रहे हैं कौन से अवयवों की, विकर्ण वाले अवयवों की, डायगोनल मैट्रिक्स की। समझ में आ रही है बात, इसकी बात कर रहे हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर ए आई जे किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए, देखो ये कांस्टेंट है, किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो एक निश्चित मान ले लिया 5 सभी। अब जितने भी विकर्ण में जो अवयव है या मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव है उनका मान निश्चित हो गया, तो उसे मैं के द्वारा दर्शा रहा हूं भाई, फिक्स मान आएगा, कुछ कांस्टेंट मान आएगा, अलग अलग मान नहीं आएगा, ठीक है। कब, लेकिन किनका, विकर्ण के अवयवों का, मुख्य विकर्ण के अवयवों का। और मुख्य विकर्ण का अवयव है तो एक चीज होना जरूरी है कि आई किसके बराबर होना चाहिए, जे के, क्योंकि आई जे के बराबर होगा तभी तो आप कहोगे कि वो क्या है, मुख्य विकर्ण का अवयव। और अगर मुख्य विकर्ण का अवयव है तो ए आई जे का मान क्या होगा, के बराबर, मतलब एक निश्चित कांस्टेंट मान आएगा। और अगर आई जे के बराबर नहीं है, मतलब मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है, तो कुछ और है, तो उस स्थिति में वो क्या बन जाएगा, 0। तो ए आई जे किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो अगर आई जे के बराबर है मतलब मुख्य विकर्ण का अवयव है, तब तो ए आई जे जो आएंगे मतलब मुख्य विकर्ण के जो अवयव आएंगे वो एक निश्चित मान आ जाएगा, कांस्टेंट के। और अगर आई जे के बराबर नहीं है मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं है, मतलब कोई और अवयव है, तो हम क्या कहेंगे कि ए आई जे किसके बराबर आएगा, फिर 0 क्या आएगा, मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है तो 0 आएगा। बात आ गई समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो देखते हैं। जो अगला है बच्चों वो है हमारा इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का क्या मतलब है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे यूनिट मैट्रिक्स के नाम से बोलते हैं ज्यादातर, यूनिट मैट्रिक्स। अगर बेसिक से बिल्कुल साधारण तौर पे समझें तो एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, क्योंकि वर्ग आव्यूह का ही प्रकार कर रहे हैं अपन, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अंदर एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य जो आपके विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो सब क्या हो जाने चाहिए, वो सब एक होने चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। वो सब क्या होने चाहिए, एक। मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो सब क्या होने चाहिए, एक। अब बच्चों इसको देख के हम ये पता लगाते हैं कि इसमें और कौन कौन से आव्यूहों के गुणधर्म हैं। सबसे पहली बात तो रो जो है वो कॉलम के बराबर है, 3 ही तो रो है और 3 ही कॉलम है। तो सबसे पहले तो ये एक वर्ग आव्यूह है। फिर मैं देख रहा हूं कि बाकी सब अन्य मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं वो सब क्या है, शून्य। मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त बाकी सब अवयव क्या है, शून्य। इसका मतलब ये एक विकर्ण आव्यूह भी है। ये क्या है, एक विकर्ण आव्यूह। फिर मैं ये देख रहा हूं कि जो मुख्य जो अवयव हैं वो सब समान भी हैं। जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो तीनों समान हैं। ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो ये क्या है, अदिश आव्यूह भी है। अभी बताया था मैंने आपको, ये एक अदिश आव्यूह भी है। वर्ग आव्यूह भी है क्योंकि रो और कॉलमों की संख्या बराबर है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है। विकर्ण आव्यूह है क्यों, क्योंकि मुख्य विकर्ण को छोड़ के, अवयवों को छोड़ के बाकी सब अवयव क्या है, शून्य। अदिश आव्यूह भी है क्यों, क्योंकि जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो सब भी क्या है, एक निश्चित मान है, कांस्टेंट है, के मान, जो अभी हमने माना था 1 1 1। जैसे इससे पहले मैंने उदाहरण लिया था, सभी अवयव 5 5 5 थे, तो वो अदिश आव्यूह होता है, ठीक है। और फिर उसमें भी अगर अदिश आव्यूह में भी मुख्य विकर्ण के अवयव जो है एक है, सिंगल यूनिट है, मतलब 1 है, 1 तो वो क्या कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाएगा। तो आप बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वह क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि वह अदिश आव्यूह
जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो मतलब एक हो, तो वह क्या कहलाएगा? इकाई आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकाई आव्यूह। ठीक है बच्चों। और अगर आप इसको दर्शाना चाहें तो साधारण रूप से अगर आप इसको निरूपित करना चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये ए आई जे होगा। ठीक है, ए आई जे। अब इसको आप कैसे भी दर्शा सकते हैं? m इंटू एन या n इंटू एन, मान लो m इंटू एन से दर्शा दिया मैंने इसको। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें भी वही जो हमने पहले पढ़ा था, अगर मान लो अवयव 0 है तो मतलब अगर ए आई जे 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं है। और अगर मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं है तभी तो 0 है, मतलब आई जो है वो किसके बराबर नहीं है? जे के, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव में आई का मान जे के बराबर होता है। ठीक है। और अगर आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर है तो मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होगा? 1। तो ए आई जे किसके बराबर होगा? 1। अगर आई जे के बराबर है तो मुख्य विकर्ण का अवयव है, और मुख्य विकर्ण का अवयव हम क्या लेते हैं? इकाई आव्यूह में 1 लेते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? 1। तो ए आई जे का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये इसका साधारण निरूपण होगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट टाइप का हमारा आव्यूह। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं वर्ग आव्यूह के प्रकार में। जो नेक्स्ट हमारा देखेंगे अब आपकी बुक में 8th नंबर पे दिया हुआ है, वो है हमारा त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? वर्ग आव्यूह की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है। तो देखो, एक ऐसा, अब त्रिभुजाकार आव्यूह जो है उसमें 2 प्रकार की चीजें देखनी है आपको। 2 प्रकार की चीजें देखनी है त्रिभुजाकार आव्यूह में। तो त्रिभुजाकार में 2 आव्यूह देखने हमें। उससे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि त्रिभुजाकार आव्यूह है, इसमें आ रहा है वर्ग आव्यूह में, तो एक तो ये वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब इसमें भी त्रिभुजाकार में भी पहला जो है वह है ऊपरी त्रिभुजाकार और दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऊपरी त्रिभुजाकार जो है उसका क्या मतलब है। तो देखो, सबसे पहले कोई वर्ग आव्यूह है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है। अब इस वर्गाकार आव्यूह में मान लो जो आपका मुख्य जो विकर्ण है उसके नीचे वाले अवयवों को मैं शून्य बना दूं सबको, इसको भी शून्य, इसको भी शून्य और इसको भी शून्य बना दूं। मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों को मैंने क्या बना दिया? शून्य बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो मुख्य अवयव था उसके ऊपर के अवयवों के साथ अगर आप इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज टाइप बन गया। जो सॉरी मुख्य अवयव बोल रहा हूं मैं बार बार में, मुख्य विकर्ण के जो अवयव थे उसके ऊपर के जो अवयव है उनको एक साथ लेंगे तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन गया। ये देखो, ये एक त्रिभुज बन गया मुख्य विकर्ण के अवयव और ऊपर वाले अवयवों के साथ, और नीचे वाले अवयव हमने क्या बना दिए? शून्य बना दिए। ठीक है बच्चों। तो इसको आप दर्शाएंगे कैसे? तो अगर इसकी परिभाषा पे जाए तो परिभाषा क्या कहती है कि वह वर्ग आव्यूह, सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपर त्रिभुज बन गया एक, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया हमारा जो इसका फर्स्ट वाला जो टाइप था। अच्छा, इसको दर्शाएंगे कैसे? तो दर्शाने के लिए सबसे पहले मान लो आप इसको ए के द्वारा दर्शा रहे हो, तो ए बराबर, ये साधारण निरूपण है इसका। कैसे दर्शाएंगे? ए बराबर ए आई जे के द्वारा। तो आप इसके किसको दर्शाओगे? अवयवों को दर्शाओगे, जो कि m इंटू एन क्रम का हो सकता है जो आव्यूह है। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो आप, अगर मैं इनके
जो हम अवयवों को जो निरूपित करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से निरूपित करूं तो देखो, एक को मैं लिख सकता हूं A11, इसको दो को A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे दर्शाऊंगा इसको। तो देखो जो जीरो वाले अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, ये मतलब ये वाला और ये वाला, और इन सभी में हम क्या देख रहे हैं, देखो A21 में ये तो I का मान होता है, ये J का, ये I का, ये J का, ये I का, ये J का। देखो 2 1 से बड़ा है, मतलब I जो है वो किससे बड़ा है, J से। 3 भी 1 से बड़ा है, मतलब I किससे बड़ा है, J से। 3 2 से भी बड़ा है तो I किससे बड़ा है, J से। तो मतलब जो जीरो वाले अवयव थे, जितने भी जीरो वाले अवयव थे, उन सभी में I का मान किससे बड़ा है, J से बड़ा है। I का मान किससे बड़ा है, J से बड़ा है। तो अगर कोई अवयव है इसमें, इस वाली स्थिति में, ऊपरी त्रिभुजाकार में अगर कोई अवयव है और अगर वो जीरो है, तो मतलब वहां I किससे बड़ा होगा, उसमें J से बड़ा होगा। वह अवयव जिसमें I J से बड़ा होगा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में, उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो जितने भी शून्य वाले अवयव हैं उन सभी में I का मान J से बड़ा है। आ गई बात समझ में आप सभी को? इसको नोट करिए। फिर इसका सेकंड टाइप निम्न त्रिभुजाकार देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए निम्न त्रिभुजाकार में क्या होता है, ऊपरी का उल्टा हो जाएगा। क्या? पहली बात तो कोई वर्ग आव्यूह हो मान लो, अब इस वर्ग आव्यूह में अगर मुख्य जो विकर्ण है उसके ऊपर के अवयवों को जीरो कर दूं। अब मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयवों को जीरो करना है। पहले मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों को शून्य कर रहे थे, अब मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयवों को शून्य करना है। तो अब नीचे की ओर ये एक त्रिभुज बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार। तो परिभाषा की बात करें तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। और अगर साधारण निरूपण की बात करूं, अच्छा भाई अब ये कौन सा होगा, ये होगा A11, A12, A13, ये A21, A22, A23। तो देखो ये I का मान, जीरो वालों की बात कर रहा हूं, जो जीरो है, I का मान, J का मान, I का मान, J का मान, I का मान, J का मान। अब इस बार क्या हो रहा है, J का मान I से बड़ा हो रहा है। जो भी जीरो है उन सभी में J का मान I से बड़ा है। 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो J का मान I से बड़ा है। तो साधारण निरूपण की बात करूं तो सबसे पहले अगर मान लो ये A था तो इसको दर्शाऊंगा कैसे, A I J, और इसका क्रम क्या होगा, M इंटू N, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 इंटू 3 था, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर साधारण निरूपण की बात करूं मैं, या सामान्य निरूपण की बात करूं तो, और M इंटू N, और अगर मैं बोलूं कि इसमें A I J कौन से अवयव का मान शून्य होगा, तो बोले उन अवयवों का मान शून्य होगा जहां J जो है वो I से बड़ा है। जितने भी अवयव जिनमें J का मान I से बड़ा है वो सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया हमारा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये त्रिभुजाकार आव्यूह थे। यहां तक हमारे वर्ग आव्यूह के प्रकार थे। अब हमारे वर्ग आव्यूह के प्रकार तो खत्म होते हैं। अब एक नए प्रकार का आव्यूह हम देखेंगे जो हमारे बहुत काम आएगा भी क्वेश्चंस में, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और देखिए बच्चों, जो हमारा लास्ट टाइप का आव्यूह है वो है समान आव्यूह। अब दरअसल ये आव्यूह का प्रकार तो नहीं कहेंगे आप इसे, बट हाँ ये गुणधर्म कह सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं कि एक स्थिति है जब दो आव्यूह समान हो। तो देखो बच्चों, दो आव्यूह समान कब होते हैं, दो चीजों का ध्यान रखना है। दो आव्यूह समान होते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक आव्यूह समान होते हैं यदि, फर्स्ट चीज तो उसकी क्या ध्यान रखनी है आपको, फर्स्ट चीज तो ध्यान रखनी है उनका क्रम समान होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या समान होना चाहिए, उनका क्रम समान होना चाहिए। अगर एक आव्यूह 2 इंटू 3 का है तो दूसरा भी 2 इंटू 3 का हो। एक अगर 4 इंटू 2 का है तो दूसरा भी 4 इंटू 2 का हो, ठीक है। अच्छा, ये वर्ग वाला नहीं है, वर्ग वाला खत्म हो चुका है, जरूरी नहीं है ये वर्ग आव्यूह हो ही। वो जो इससे पहले तक थे वो सब वर्ग आव्यूह के प्रकार थे, अब ये नई चीज है बिल्कुल।
तो उनका क्रम समान होना चाहिए। और दूसरा जो है उनके संगत जो अवयव हैं, संगत जो अवयव हैं वह भी समान होने चाहिए। संगत अवयव भी क्या होने चाहिए? समान। ये दो चीजें होना जरूरी है, उनका क्रम समान हो और उनके संगत अगर अवयव समान हो तो आप क्या कह देंगे कि दो अवयव समान है। ठीक है, जैसे बहुत इजी सा एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 - 2 0, या 1 - 2 -3, 4 - 5 6। चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, एक ये अवयव लिया मैंने, एक बी अवयव लेता हूं मैं, एक बी अवयव लेता हूं, 1 - 2 -3, 4 - 5 -6। ठीक है, क्या अब मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या ये अवयव समान है क्या? देखते हैं इनका क्रम क्या है। इसका क्रम क्या है? इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो क्रम क्या हो गया? 2 × 3। इसका क्रम क्या है? इसमें भी 2 तो रो है और 3 कॉलम है, इसका भी क्रम क्या हो गया? 2 × 3। तो पहली बात तो पहली स्थिति तो पूरी हो रही है, उनके क्रम समान है। अगर ऐसा होता कि इसका क्रम 2 × 2 होता तो फिर हम आगे बढ़ते ही नहीं, बट इसका भी क्या है? 2 × 3। ठीक है, दूसरी क्या? उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। संगत का मतलब क्या है? यहाँ पे जो A11 है वो वहां के A11 के संगत है, यहाँ पे जो A22 है वो वहां के A22 के संगत है, यहाँ जो A21 है वहां A21 के संगत है। तो देखो इसके अंदर ये A11, इसमें ये A11, दोनों समान है, ये भी एक ये भी एक। दूसरा क्या है? इसमें A12 -2, यहाँ भी A12 -2, यहाँ A13 -3, यहाँ भी A13 -3। तो ये संगत हो गए अवयव। A21 4, A21 4, A22 -5, A22 -5, A23 6, A23 6। तो संगत अवयव भी समान है। संगत अवयव भी क्या है? समान। ध्यान रखना संगत होना जरूरी है, ऐसा मत कह देना आपकी यहाँ 6 - 5 - 4 है, बोले कोई बात नहीं 4 तो है ही ना, यहाँ पे भी 4 तो है ही ना, -5 तो है ही ना, और 6 तो यहाँ की जगह यहाँ आ गया। अवयव तो बोले जो इसमें है वही उसमें है। अगर अवयव की बात करें तो यहाँ अवयव क्या क्या है? यहाँ पे अवयव है प्लस में तो 1 और 4, और माइनस में 2 3 5, सॉरी प्लस में तो 1 4 6 और माइनस में 2 3 5। तो बोले यहाँ भी तो यही है, प्लस में तो 1 4 6 और माइनस में 2 3 5। तो बोले समान होने चाहिए, जितने अवयव यहाँ है वो की वो अवयव यहाँ है, लेकिन संगत तो नहीं है ना, संगत वाले समान नहीं है ना। यहाँ पे अगर इसकी बात करूं तो A21 है ये, और यहाँ पे ये A21 है, तो A21 4 है, तो यहाँ भी A21 क्या होना चाहिए? 4, तभी समान होंगे। संगत, ये जो शब्द है संगत, ये भी आवश्यक है। संगत मतलब A21 के संगत A21 ही होगा, ये नहीं यहाँ 4 है और वहां पे यहाँ पे ये आ रहा है A23, तो A23 बोले A21 के समान नहीं। संगत समान होनी चाहिए, ये 4 है तो ये 4, ये -5 ये -5, ये 6 है तो ये 6। अच्छा इनका काम क्या आता है? तो ये दोनों जो है मैं कह सकता हूं कि एक इसके बराबर हो जाएगा बी के, और ये क्या कहलाएंगे? समान अवयव कहलाएंगे। ये काम क्या आते हैं? जैसे मैं मान लो आपको बोल दूं कि एक अवयव है 1 2 3 4, एक और अवयव है ABCD, मैं बोल दूं ये दोनों समान है, तो ABCD का मान बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे। बोले ये दोनों क्योंकि समान है तो पहले बात तो इनका क्रम देखो समान है। अच्छा इसने तो खुद नहीं कह दिया ये समान है, तो हम जब इसने कह ही दिया समान है तो आगे हमको देखना ही नहीं है, हमें ABCD का मान बताना है। तो मुझे पता है कि समान अवयव में संगत अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं, तो इसके संगत ये है, तो A का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि ये क्या है? समान। B का मान कितना हो जाएगा? 2, C का मान कितना हो जाएगा? 3, और D का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्योंकि समान है इसलिए इनके संगत अवयव क्या होंगे? समान। इनके संगत जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? समान। तो ये है समान अवयव। अगर दो अवयव समान है तो उनका क्रम समान होगा और उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम हमारे आगे के क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन। हालांकि इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि अवयवों के कुछ गुणधर्म भी है, 3 गुणधर्म है, उसको इसने गुणधर्म के हिसाब से दे रखा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसमें प्रकार भी, आप उसको अवयव का प्रकार भी कह सकते हैं। अगर आप पेज नंबर 47 पे जाएंगे तो एक तो आता है परिवर्त अवयव, एक आता है सम्मित,
और एक आता है विषम सममित आव्यूह, पेज नंबर 48 पे। तो ये 3 और आव्यूह आपको देखने हैं, एक तो परिवर्त आव्यूह, एक सम्मित आव्यूह और एक विषम सम्मित आव्यूह। लेकिन बच्चों मैं इसमें आपको बता दूं कि इन आव्यूहों को समझने के लिए, और इन आव्यूहों को तो चलो आप समझ सकते हैं, बट इनके जो आगे प्रमेय दी हुई है या जो इनके गुणधर्म दिए हुए हैं उनको समझने के लिए पहले आपको आव्यूहों को जोड़ना और घटाना आना चाहिए। अब आव्यूह को जोड़ना और घटाना हम 9.2 प्रश्नावली में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 जो आपकी प्रॉपर्टीज है इसे हम 9.2 के साथ देखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर आधारित कोई भी क्वेश्चन 9.1 में दिया हुआ भी नहीं है, तो हम इनको 9.2 के साथ देख लेंगे। चलिए फिलहाल हम 9.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 9.1 में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम, सॉरी 3.1 में जो प्रश्न दिए हुए हैं, बाकी के जो प्रॉपर्टीज है वो हम 3.2 के साथ देखेंगे। अभी हम 3.1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो बच्चों 3.1 में कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार किए थे, उन्हें हम नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे, जैसे 5वें में मैंने आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन करने के लिए दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे ने अभी तक होमवर्क करके नहीं दिखाया, तो आप लोग होमवर्क जरूर करा करिए और उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो भी, और आपका पुराना वाला होमवर्क भी आप लोगों को व्हाट्सएप करके देना है पिछले वीडियो का। चलिए तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आव्यूह है एक A बराबर AIJ और इसका क्रम है 2x4, तो इसमें अवयवों की संख्या शायद मैंने करवा दिया था। तो देखो ये एक अवयव है, ये एक अवयव है जिसमें उसके अवयवों को AIJ के द्वारा दर्शा रहा है और उसका क्रम है 2x4। आपको इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है और मैंने डायरेक्ट आपको अवयवों की संख्या का फॉर्मूला बता रखा है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। तो यहाँ अवयवों की संख्या क्या आएगी, अवयवों की संख्या आएगी 8। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4x4 इकाई का इकाई अवयव लिखना है आपको। 4x4 का इकाई अवयव। अभी इकाई अवयव हम पढ़ के आए हैं। इकाई अवयव क्या पढ़ा था हमने, इकाई अवयव एक ऐसा अदिश अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या एक होते हैं। ठीक है, तो देखो एक ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक। अच्छा, अदिश अवयव क्या होता है, एक विकर्ण अवयव होता है। विकर्ण अवयव मतलब जैसे 4x4 का बनाना है आपको सबसे पहले और इकाई बनाना है, तो एक 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 और बाकी सब में डाल दो 0। तो ये देखिए हमारा जो मुख्य विकर्ण है, जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव एक हैं, बाकी सब अवयव क्या हैं, 0 है। और 4x4 का है क्या, ये रो कितनी है, 1 2 3 4, पंक्तियों की संख्या 4, कॉलम 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या भी 4, तो ये 4x4 का है। ठीक है, तो ये क्या है, एक 4x4 का इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है, जिसमें मुख्य एक ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक। और अदिश अवयव में सभी अवयव क्या बताए थे मैंने, समान, और बाकी सब अवयव क्या होते हैं, 0, क्योंकि वो विकर्ण अवयव भी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको दे रहा है कि k+4 और 3, k+4 3 -1 और k-6 बराबर हैं किसके, a 3 -1 और -4 के। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का। अब देखो ये बराबर है दोनों अवयव, अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो समान है। और समान अवयव में मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया समान अवयव होंगे तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, समान। तो ये वाला इसके समान होगा,
k प्लस 4 किसके समान होगा, a के। ये वाला इसके होगा तो -1 के है, 3 के है। और k माइनस 6 किसके होगा, -4 के। तो अब मैं क्या करूं, मुझे a का मान याद करना है। तो पहले तो यहां से ये समीकरण 1 ले लो, ये समीकरण 2 ले लो, ठीक है। पहले तो यहां से k का मान निकाल लूं, फिर k का मान यहां डाल दूं तो a का मान आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां से k का मान निकालते हैं, k का मान आएगा -4 + 6 = 2। इस k के मान को 1 में रख दो तो 2 + 4 = a। तो a का मान कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। आ गई बात समझ में। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, पांचवें क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, बाकी के 2 पार्ट आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे। छठा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए अब आप, इसको नोट नहीं किया है तो बैक लेके नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक 2 × 3 क्रम का अवयव है। क्रम तो क्या है उसका, 2 × 3। a जो है वो किसके बराबर है, ai j के। और अगर 2 × 3 का है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, सॉरी, एक 2 × 3 aij जो है a वाला, ये जो अवयव है ये आपको ज्ञात करना है, जिसके अवयवों को कैसे दर्शा रहा है, ये aij कैसे दर्शा रहा है, 1/2 mod 2i - 3j। जहां तक मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया था, बट मैं कंफर्म नहीं हूं, दोबारा करवा देता हूं, रिवाइज हो जाएगा। तो देखो आपको क्या याद करना है, एक अवयव याद करना है 2 × 3 क्रम का, a उसका नाम है और अवयव ऐसे दर्शा रहा है। वो अवयव याद करने के लिए उसने ये आपको एक सूत्र दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखो 2 × 3 वाला अगर कोई अवयव होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या अवयव होंगे, रो तो 2 होंगी उसमें और कॉलम 3 होंगे। तो a11 a12 a13 a21 a22 और a23, यही होगा। एक 2 तो रो हो गई, 2 × 3 का है तो 2 तो रो हो गई, और 3 कॉलम हो गए, 2 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए। और ये उसके क्या हो सकते हैं, ये उसके हो सकते हैं अवयव। अब इसके वास्तविक अवयव याद करते हैं a11। तो देखो a11 में i भी 1 है और j भी 1, i का मान भी 1, j का मान भी 1। तो इस i और j के मान को यहां लिख दो। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, i का मान भी 1 है और j का भी 1 है। तो a11 बराबर 1/2 mod 2 × 1 - 3 × 1 बराबर 1/2 mod 2 - 3 बराबर 1/2 -1 मॉड में। अब -1 है लेकिन मॉड में है, मॉड के बाहर कोई भी चीज आती है प्लस की हो जाती है मॉड्यूलस में, तो ये क्या बन जाएगा 1 और 1 × 1/2। तो a11 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। फिर a12 का मान याद करते हैं, a12 का करते हैं। अब की बार i की जगह तो क्या लिखोगे आप, 1 और j की जगह क्या लिखोगे, 2। तो a12 का मान आएगा 1/2 mod 2 × 1 - 3 × 2 बराबर 1/2 mod 2 - 6 बराबर 1/2 mod -4। ये -4 बाहर आके प्लस का हो जाएगा तो 4/2 और ये आ जाएगा 2। फिर a13 याद करते हैं। a13 में i का मान तो 1 लोगे और j का मान 3 लोगे। तो a13 का मान 1/2 mod 2 × 1 - 3 × 3। बस i की जगह और j की जगह उनके मान डालने हैं आपको। तो ये हो जाएगा 1/2 mod 2 - 9 बराबर 1/2 mod -7 बराबर 7/2। मॉड के बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा। a13 का हो गया। a21 याद कर लेते हैं। तो a21 आएगा 1/2 mod 2 × 2 - 3 × 1 बराबर 1/2 mod 4 - 3 बराबर 1/2। a22 याद करेंगे तो 1/2 mod 2 × 2 - 3 × 2 बराबर 1/2 4 - 6 बराबर 4 में से 6 जाएगा -2 बाहर आके क्या हो जाएगा +2 और 2/2 बराबर 1। और लास्ट में a23 याद करेंगे तो 1/2 2 × 2 - 3 × 3 बटे नहीं है इसमें बराबर
1/2 4 माइनस 9 बराबर 5/2। -5 आएगा, मोड़ के बाहर आके प्लस का हो जाएगा 5/2। तो अगर मैं इसका अवयव बनाऊं अब वास्तव में, तो अब लास्ट में लिख देना आता है a बराबर, और मैं यही बना रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसी को मिटा करके बना देता हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। a आ जाएगा आपका, क्या क्या आया देखो, a11 तो कितना आया 1/2, a12 कितना आया 2, a13 3, a21 1/2, a22 1 और a23 5/2। तो ये आपका वो मैट्रिक्स हो गया ज्ञात, जो ये आपको निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है बच्चों, पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके नोट कर लो, फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी 7 माइनस 3 2 ab और 4 किसके बराबर हों, एक दूसरे अवयव के, ये एक पहला अवयव है, ये किसके बराबर है 6 7 माइनस 3 2 8 4 की। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको a व b दोनों का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो देखो ये इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव a प्लस बी किसके बराबर होगा 6 के, 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, ए बी किसके बराबर होगा 8 के, तो ए बी किसके बराबर होगा 8 के, -3 के बराबर है, और 4 4 के बराबर है। क्यों है ये बराबर, क्योंकि दोनों अवयव क्या है समान। मुझे ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो देखो क्या कर सकते हो आप, यहां से ए का मान निकाल लो, a प्लस बी बराबर 6 से a का मान निकालेंगे कितना आएगा 6 माइनस बी। इस 6 माइनस a के मान को यहां रख दो, इस a के मान को यहां रख दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 से a का मान 2 में रखने पर a की जगह तो क्या आ जाएगा 6 माइनस बी इंटू बी बराबर 8, बी 6 से गुणा होगा तो 6b माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। तो ये एक द्विघाती समीकरण बन जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको अगर मैं माइनस हटाऊं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6b बराबर -8, या इसको इधर ले आते हैं अपन प्लस 8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको हल करना है मध्यपद विचलन विधि से। तो मध्यपद विचलन विधि से अगर आप हल करेंगे इसको, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 बराबर 0। b कॉमन लेंगे तो b माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो b माइनस 4 बराबर 0। दोनों में वापस क्या कॉमन आ रहा है b माइनस 4। ये बिल्कुल बेसिक गणित है आपकी 10th की, मध्यपद विचलन विधि और ये सब। तो b बराबर 4 और b बराबर 2। तो एक बार तो यहाँ b का मान 4 रख दो, अगर b बराबर 4 रखोगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा, b उधर चल जाएगा 6 माइनस बी, 6 माइनस 4 2। एक बार b का मान जो है 2 रख दो, तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो a का मान कितना आ जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4। तो ये आपके a और b के मान आ गए। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको, फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लो, फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों मैट्रिक्स समान है, आपको x, y, z और p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स समान है, तो इनके संगत पद क्या होंगे, समान होंगे। तो 2x किसके बराबर होगा 4 के, तो यहां से x का मान कितना आएगा 2, तो x तो 2 आ गया। ठीक है, 3x प्लस y किसके बराबर होगा 5 के। अब 3x प्लस वाई 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पे मैं x का मान 2 रख देता हूँ, 2 का x का मान तो आ चुका है क्योंकि मेरे पास, तो y का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 6 बराबर -1। तो y का मान कितना आ गया -1। 3 दूनी 6 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6।
चलिए y का मान आ गया, x का मान आ गया, माइनस एक्स प्लस जेड बराबर कितना होगा, -4, ये इसके बराबर होगा। अच्छा x का मान तो मैं निकाल चुका हूं, कितना 2, तो x का मान रख देता हूं, z का आ जाएगा, तो -x की जगह 2 प्लस जेड बराबर -4, तो z बराबर -2 उधर जाके +2, -4 में से 2 जाएगा तो -2, और लास्ट में 3y माइनस 2p, 3y माइनस 2p बराबर कितना होगा, इसके बराबर होगा -3 के, तो 3 इंटू y का मान कितना निकाला था भाई आपने, y का मान आपने निकाला था -1, तो 3 इंटू -1 माइनस 2p बराबर -3, -3 माइनस 2p बराबर -3, -3 हो जाएगा प्लस का होगा, -3 से +3 गड़ आएगा, तो -2p बराबर 0, तो p बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अतः x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2 और p बराबर 0। बात आ गई समझ में आप सबके, p बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है 9th क्वेश्चन। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स वाला ये जो पार्ट है, इसमें जो किताब के क्वेश्चन हैं ये सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। आप लोगों को अपने एंड से थोड़ी मेहनत करनी होगी। बोर्ड के क्वेश्चन देखो, बोर्ड के पेपर्स में से किस टाइप के क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। हालांकि अपन लोग जो है प्रश्नावली भी देखते हैं, उदाहरण भी देखते हैं, और विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूं, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, और अपने एंड में भी आप बोर्ड के लेवल को चेक कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि अगर a बराबर a माइनस 2, 12c, 3 b प्लस 2, 2c और bc, ये तो a है। एक है b बराबर b 6b, c a 6 और 3b, ये हमारा b है। आपको किस किस का मान याद करना है। अच्छा ये कह रहा है कि a b व c के कौन से मानों के लिए ये दोनों अवयव जो हैं a तथा b समान है। मतलब अगर a और b को समान करना है तो a और b के क्या मान रखूं, तो मैं मान लेता हूं कि मान लो a जो है वो b के बराबर है। अगर a b के बराबर है तो ये सब इसके जो संगत है मान है, जो संगत अवयव है वो समान हो जाएंगे, और अगर संगत अवयव समान हो जाएंगे तो हम उससे क्या याद कर लेंगे, a b और c का मान। तो देखो a माइनस 2 किसके बराबर होगा, b के, a माइनस 2 बराबर b, तो a माइनस b बराबर 2 हो जाएगा। यहां से ये समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूं मैं। अच्छा c कितना आएगा, 3 किसके बराबर होगा, c के, 3 c के बराबर आ गया, तो c का मान 3 आ गया। 2c किसके बराबर होगा, 6 के, तो c वही 3 के बराबर आ जाएगा, मैं पहले निकाल चुका हूं। 12c किसके बराबर होगा, 6b के, चलो देख लेते हैं। 12c बराबर 6b, 12c बराबर 6b। ठीक है बच्चों, अब b प्लस 2 a के भी बराबर होगा, bc जो है वो 3 b के भी बराबर होगा। बस इनको लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि a b और c तीनों से संबंधित समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, और हमें a b c का ही मान याद करना है। हालांकि बराबर तो ये भी इसके होगा, ये भी इसके होगा, ये भी इसके होगा, बट हमारे लिए जो मेन चीजें जरूरी थी, 3 समीकरण चाहिए थे जिसमें a b c आ जाए, तो वो तीनों समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट a b व c का मान निकाल सकते हैं। तो देखो a माइनस 2 बराबर b था, तो a माइनस b बराबर 2 हो गया। c का मान 3 है, इसे नंबर 2 दे दो और इसे दे दो नंबर 3। देखो पहले मैं b का मान निकाल लेता हूं, 2 से c का मान 3 में रख देता हूं। 2 से c का मान किस में रखने पर, 3 में रखने पर क्या आएगा, देखो 12 इंटू c का मान कितना है, 3 बराबर 6b, तो b कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 बटे 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो b का मान कितना आ गया, 6। अब b के मान को
बी का मान इसमें रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो देखो b का मान अगर 1 में रखोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 2 या a माइनस 6 बराबर 2 या a बराबर 2 प्लस 6, तो a बराबर 8। ठीक है, तो a माइनस बी का मान यहां रख दिया तो a का मान आ गया। अतः a का मान तो कितना आया भाई 8, b का मान 6 और c का मान 3। यह हमारा आंसर है। तो यहाँ हमारी 9.1 खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 9.2 देखेंगे और साथ में 9.1 के जो मुख्य जो चीजें रह गई है 3 प्रकार की, जो कि मैंने आपको बताया था, सममित, विषम सममित और ट्रांसपोज वाली, वो तीनों चीजें भी हम देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो होमवर्क मैंने दिया है पिछले वाला भी और आज वाला भी, वो जरूर करिए। आप लोग अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो फिर पता नहीं लग पाता है कि समझ में आया नहीं आया या आप लोग एक्टिव हैं नहीं है। तो होमवर्क जरूर करके आप मेरे ग्रुप पे या मुझे व्हाट्सएप जरूर करिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है अगली क्लास देखेंगे, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।